अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का समझौता होने के ठीक बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस पहली सूची में 27 नाम है। खास तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है श्रेयसी सिंह का, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। निशानेबाजी में उनको जमुई से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भी इस सूची में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, आप देख सकते हैं सूची, जिसमें कि 27 नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से ये जो पहली सूची आई है ये वो सीटें हैं जहां पर नामों को लेकर कोई विवाद नहीं था। दूसरी सूची भी जल्द ही आने के आसार है। जेडीयू की भी पहली सूची अब कभी भी आ सकती है, क्योंकि पहले चरण का नामांकन भरने का अंतिम समय अब एकदम करीब है। इसके अलावा अगर हम देखें आज की बड़ी खबरों में, तो केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो अमर अकबर एंथनी सरकार है ये गिर जाएगी, लेकिन इसका दोष हमको मत दीजिएगा। क्या कहा है उन्होंने, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हैं अब वो आपस में लड़ रहे हैं। बस्तर रेंज में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि नक्सलियों ने आपस में ही एक दूसरे की मार पिटाई की है, एक दूसरे के साथ मार पिटाई की है और 6 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर पुलिस ने इस बारे में जो जानकारी दी है वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं बिहार के लिए जारी बीजेपी की पहली सूची से। भाजपा ने मंगलवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को जमुई विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह रविवार को ही भाजपा में शामिल हुई थी। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री व समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। पार्टी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि रविवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। पार्टी ने कहलगांव विधानसभा सीट से पवन कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में गई थी। लोजपा ने यहां से नीरज कुमार मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा था। बांका विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने वर्तमान विधायक राम नारायण मंडल पर भरोसा जताया है, जबकि कटोरिया, मुंगेर और बाढ़ विधानसभा सीटों पर पार्टी ने पिछला चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों पर दांव आजमाया है। कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम और मुंगेर से प्रणव कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बाढ़ से इस बार भी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची के मुताबिक लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा को फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी प्रकार चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछला चुनाव जीतने वाले ब्रिज किशोर बिंद को टिकट दिया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार को अमर अकबर और एंथनी सरकार बताते हुए कहा कि यह अपने आप ही गिर जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाती रहेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह एक अमर अकबर एंथनी सरकार है। अगर यह सरकार अपने आप गिरती है तो हम पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए। शिवसेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 अन्य घटक दल हैं। अमर अकबर एंथनी 1977 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें 3 भाई थे जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और उनका पालन पोषण 3 अलग अलग धर्मों वाले परिवारों ने किया था। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए कह रहे थे कि नए कानूनों ने किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र बाजार समितियों को बंद नहीं करना चाहता, जैसा कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पुलिस ने दावा किया है कि बीजापुर जिले में नक्सलियों ने आपसी लड़ाई में अपने 5 और सहयोगियों की हत्या कर दी है। अभी तक ऐसी घटनाओं में 6 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने मंगलवार को बताया कि बीजापुर जिले में माओवादी संगठन में निर्दोष ग्रामीणों की हत्याओं को लेकर हो रहे आपसी मतभेद में नक्सलियों ने अपने 6 सहयोगियों की हत्या कर दी है। सुंदरराज ने बताया कि इससे पहले नक्सलियों ने डिविजनल कमेटी सदस्य मोडियम विज्जा की हत्या कर दी थी। वहीं अब पुलिस को माओवादी जनताना प्रभारी लखू हेमला, DAMS
रेंज कमेटी अध्यक्ष संतोष, जन मिलिशिया कमांडर कमलू पुनेम, जन मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर संदीप उर्फ बुधराम कुरसम और जनताना सरकार अध्यक्ष दसरू मंडावी की हत्या की जानकारी मिली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हत्याएं पिछले 2 सप्ताह के दौरान हुई हैं तथा यह क्षेत्र में माओवादियों के द्वारा ग्रामीणों की हत्या के बाद से उपजे विवाद का परिणाम है। बस्तर पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि 4-5 दिनों पहले इतावर गांव के जंगल में गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियम और गंगालूर एरिया कमेटी के डिविजनल कमेटी सदस्य मोडियम विज्जा के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान दिनेश और विज्जा ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। इस घटना में मोडियम विज्जा की हत्या कर दी गई थी। अब 5 अन्य नक्सलियों की भी उनके साथियों के द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी मिली है। मारे गए सभी नक्सलियों के सर पर 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का इनाम है। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों में से 4 गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय थे, जो नक्सली विज्जा के नेतृत्व में काम कर रहे थे। वहीं संतोष पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय था। सुंदरराज ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि क्षेत्र में पुलिस कुछ समय से ग्रामीणों की हत्या को लेकर नक्सली नेताओं और उनके अंतर्गत काम कर रहे लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस लड़ाई का ही नतीजा है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान 6 नक्सलियों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस नक्सलियों की हरकतों पर नजर रख रही है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सली घटनाओं में इस वर्ष 43 नागरिकों की मृत्यु हुई है। वहीं बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों में से बीजापुर समेत 4 जिलों में सितंबर महीने के दौरान 11 नागरिक मारे गए हैं। उधर हाथरस मामले में मीडिया की रिपोर्टों में अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो पीड़िता थी उसकी और आरोपी की 104 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इस मामले ने अब नए नए रूप लेने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि जो जांच के निष्कर्ष हैं वो क्या रहते हैं। एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट कल सौंपने वाली है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या रहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। जब पूछा गया हाथरस मामले में उनसे सवाल, तो आइए अब दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि देश में 2 चीजों को अब प्रश्नावली में बदलना होगा। एक, वो पुरुष जो बेटियों को संस्कार की सलाह देते हैं और सोचते हैं बेटे अगर संस्कारों से वंचित रहे तो देश में एक क्रांति आएगी। मेरा मानना है बेटा हो या बेटी, दोनों का दायित्व है कि वो देश में वैल्यू सिस्टम को समझे, महिला के प्रति सम्मान को जागृत करें। दूसरी बात, पत्रकार होने के नाते आप जब एक महिला से पूछते हैं तो वही सवाल आप पुरुष से भी पूछें, क्योंकि अगर राष्ट्र में महिला को अपमानित करने की घटना कहीं भी होती है, चाहे वो राजस्थानी क्यों ना हो, तब पुरुष भी उतना ही आहत होते हैं। और मेरा मानना है, मैं बार बार सार्वजनिक बोल चुकी हूँ कि मेरी जब चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्होंने एसआईटी का भी गठन किया है। एसआईटी के गठन के बाद सीबीआई को भी उन्होंने केस रेफर करने की बात कही है। चूंकि अब उन्होंने सीबीआई को केस रेफर किया है, मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं सीबीआई की, लेकिन हाँ इतना मुझे निश्चित विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय निश्चित रूप से होगा।